फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 21 जो कि है हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स और ये हेल्थ सेक्शन का लास्ट चैप्टर है। अब क्योंकि इस चैप्टर का नाम है हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स, तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का जो एक्चुअल टेस्ट है वो आता है क्लेम के टाइम पे। अब इस चैप्टर में हम क्लेम की बात तो करेंगे ही, कुछ और चीजें भी पढ़ेंगे जो कि आपको एग्जाम लेवल पे बहुत हेल्पफुल रहेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इंश्योरेंस जो है ये है एक प्रॉमिस और पॉलिसी जो है ये उस प्रॉमिस का विटनेस है। नेक्स्ट आपने बात याद रखनी है कि जो कस्टमर है वो किसी भी पॉलिसी में, चाहे वो लाइफ हो चाहे वो हेल्थ हो, उसमें प्राइमरी स्टेक होल्डर रहता है। अब स्टेक होल्डर का मतलब होता है भागीदार। अब जिसने पॉलिसी खरीदी है उसमें सबसे प्राइमरी जो भागीदार होगा या सबसे मेन भागीदार होगा या स्टेक होल्डर होगा वो कौन होगा? कस्टमर। ये क्वेश्चन आपको मोस्टली पूछा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे दो तरह के क्लेम्स की जो कि इस चैप्टर में मेन पॉइंट्स हैं। वो है एक तो कैशलेस क्लेम और दूसरा है रिम्बर्समेंट क्लेम। देखिए, जो कैशलेस क्लेम है इसमें जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, एनलिस्टेड हॉस्पिटल्स, वो पहले तो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं क्योंकि उनको प्री अप्रूव किया है इंश्योरर और टीपीए ने, और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवा के अपना क्लेम जो है वो सेटल कर लेते हैं इंश्योरर के साथ। और जबकि जो रिम्बर्समेंट क्लेम है इसमें क्या होता है कि जो इंश्योर्ड है पहले वो अपना पैसा खर्च करके इलाज करवा लेता है और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंश्योरर या टीपीओ को सबमिट किए जाते हैं और जिससे कि उसको मेडिकल एक्सपेंसेस मिल जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात आपको ये याद रखनी है कि कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां पर इंश्योर्ड को क्लेम नहीं मिल पाता है, तो वहां पर इंश्योर्ड जो है वो इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन में जा सकता है क्योंकि इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन स्पेशली डिजाइन्ड कोर्ट्स हैं जो कि इंश्योरेंस के केसेस को ही हैंडल करती हैं। एट द सेम टाइम कई बार जो फ्रॉड्स हैं वो इंश्योरर के साथ भी हो जाते हैं। तो जो इंश्योरर के साथ फ्रॉड्स होते हैं उनकी कुछ कैटेगरीज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले है इम्पर्सनेशन फ्रॉड। अभी जो इम्पर्सनेशन फ्रॉड है इसमें अगर इंश्योर्ड या जो पॉलिसी होल्डर है वो पर्सनल लेवल पे कोई फ्रॉड करता है, कोई गड़बड़ करता है, तो उसे इम्पर्सनेशन फ्रॉड कहा जाता है। नेक्स्ट है फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें अगर इंश्योर्ड डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी करता है, कुछ फैब्रिकेशन इस तरह से करता है क्लेम लेने के लिए, तो उसको फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट है एग्जैगरेशन ऑफ एक्सपेंसेस, यानी कि खर्चों में हेर फेर दिखा के वो फ्रॉड जो करता है उसे एग्जैगरेशन ऑफ एक्सपेंसेस की कैटेगरी में रखा गया है। और लास्ट जो है वो है आउट पेशेंट और उसको कन्वर्ट कर देना इन पेशेंट में और फिर जो है एक्सपेंसेस लेना इंश्योरर से। Let's start with the self-examination questions. Question number 1. Who among the following is not a stakeholder in insurance claim process? अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नीचे दी गई ऑप्शंस हैं उनमें से आपको बताना है कि एक इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस में कौन जो है वो भागीदार नहीं है। सो ऑप्शंस आर इंश्योरेंस कंपनी शेयर होल्डर्स, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, रेगुलेटर एंड टीपीए। अब देखिए कि अगर हम इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस की बात करेंगे तो उसमें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, रेगुलेटर और टीपीए ये सभी तो स्टेक होल्डर होंगे, पर जो इंश्योरेंस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं रहता है। सो दे आर not stakeholders in the insurance claim process. Now the next question is, which of the following document is maintained at hospital detailing all treatment done to an inpatient? अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको उस डॉक्यूमेंट का नाम बताना है जो कि एक इन पेशेंट का रहता है और हॉस्पिटल में वो होगा जो बताएगा कि क्या क्या ट्रीटमेंट जो है एक इन पेशेंट को दिए गए हैं। तो इन पेशेंट का जो रिपोर्ट है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है उसे कहा जाता है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। सो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1,
that is investigation report. Now the next question is the amount of provision made for all claims in the book of insurer based on the status of the claim is known as. अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो जितने भी प्रोविजंस हैं जो कि इंश्योरर की क्लेम बुक्स में दिए गए हैं उसे हम क्या कहेंगे? पूलिंग, प्रोविजनिंग, रिजर्विंग और इन्वेस्टिंग. तो देखिए उसे कहा जाता है रिजर्विंग. सो सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following documents are not required to be submitted for permanent total disability claim? अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर किसी को परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी क्लेम के लिए अप्लाई करना है तो ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसको कि जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है. सो ऑप्शंस आर ड्यूली कंप्लीटेड पर्सनल एक्सीडेंटल क्लेम फॉर्म साइंड बाय क्लेमेंट. तो भाई ये तो जमा ही करवाना पड़ेगा क्योंकि अगर हम क्लेम फॉर्म नहीं जमा करवाएंगे तो क्लेम कैसे मिलेगा. सेकंड है अटेस्टेड कॉपी ऑफ FIR इफ एप्लीकेबल. और ये भी ज़रूरी है क्योंकि FIR की कॉपी अगर आवश्यकता है तो वो भी हमें साथ में लगानी पड़ेगी. थर्ड ऑप्शन है परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम द सिविल सर्जन और एनी इक्वलेंट कॉम्पिटेंट डॉक्टर सर्टिफाइंग द डिसेबिलिटी ऑफ द इंश्योर्ड. अब इस ऑप्शन में कहा गया है कि किसी सिविल सर्जन या डॉक्टर के द्वारा एक परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो भी देना पड़ेगा साथ में. और फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम द ट्रीटिंग डॉक्टर सर्टिफाइंग दैट द इंश्योर्ड इज फिट टू परफॉर्म हिज नॉर्मल ड्यूटीज़. अब यही इसकी गलत वाली ऑप्शन है या हम कह सकते हैं कि जो सही आंसर पूछा गया है. अब क्योंकि अगर कोई इंडिविजुअल परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी क्लेम के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो फिटनेस सर्टिफिकेट तो जमा नहीं करवाएगा. अगर वो फिटनेस सर्टिफिकेट ही अपना दे देगा तो उसे तो क्लेम ही नहीं मिलेगा. सो सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर पेड अप फ्रंट बाय असिस्टेंस कंपनी. अब यहाँ पे असिस्टेंस कंपनी जो है वो TPA है एंड लेटर क्लेम्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. अब आपसे पूछा गया है कि ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें पेमेंट पहले तो असिस्टेंस कंपनी कर देती है और बाद में क्लेम जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा किया जाता है. तो ऐसे केसेस को कहा जाता है बेल बॉन्ड केसेस. सो सही आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज प्राइमरी स्टेक होल्डर इन इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस. एक इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस में सबसे पहला भागीदार कौन होगा? तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी क्लेम प्रोसेस में प्राइमरी स्टेक होल्डर होता है कस्टमर. सो सही ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गिरीश सक्सेना's इंश्योरेंस क्लेम वाज डिनाइड बाय इंश्योरेंस कंपनी. In case of denial, what is the option available to Girish Saxena apart from representation to the insurer? अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि गिरीश सक्सेना का एक इंश्योरेंस क्लेम जो था वो इंश्योरेंस कंपनी ने देने से मना कर दिया. अब ये कहते हैं कि गिरीश सक्सेना कहाँ जाए अपनी कंप्लेंट लेकर. सो ऑप्शंस आर टू अप्रोच गवर्नमेंट को अप्रोच करे, to approach legal authorities, then to approach insurance agent. और D ऑप्शन में कहा गया nothing can be done in the case of denial कि भाई ऐसे केस में कुछ नहीं किया जा सकता. देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन B आएगा. उसे लीगल अथॉरिटीज़ में अप्रोच करना चाहिए. बल्कि हम यहाँ पे ऑप्शन दी नहीं गई है और सही ऑप्शन इसका होगा इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन. पर इन ऑप्शंस के हिसाब से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन B टू अप्रोच द लीगल अथॉरिटीज़. Now the next question is during investigation of the health insurance claim presented by राजीव महतो. देखिए एक राजीव महतो है उसने हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिप्रेजेंट किया. इंश्योरेंस कंपनी फाइंड्स और इंश्योरेंस कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया कि जो राजीव महतो है उसका भाई राजेश महतो वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए एडमिट था और जो पॉलिसी ली गई है वो राजीव मेहता के लिए ली गई है
और वो एक फैमिली फ्लोटर प्लान भी नहीं है। अब ये जो राजीव महतो है ये किस प्रकार का फ्रॉड कर रहा है? सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इम्पर्सनेशन फ्रॉड, क्योंकि ये जो राजीव महतो है ये पर्सनल लेवल पे फ्रॉड कर रहा है, तो इसे इम्पर्सनेशन फ्रॉड की कैटेगरी में रखा जाता है। सो सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ डोमिसाइलरी हॉस्पिटलाइजेशन इज कवर्ड इन द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी? अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें तो डोमिसाइलरी हॉस्पिटलाइजेशन किन कंडीशन को कवर करता है? देखिए, डोमिसाइलरी हॉस्पिटलाइजेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ये रूल्स बनाए गए हैं कि किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटल या नर्सिंग होम से ये कहकर बाहर नहीं निकाला जा सकता कि हमारे पास आपको रखने की जगह नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट पेशेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड टू हॉस्पिटल और नर्सिंग होम फॉर द लैक ऑफ अकोमोडेशन देयर इन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, which of the following codes capture the procedure performed to treat the illness? अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलनेस को, बीमारी को ट्रीट करने के लिए जो कोड्स को, प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है CPT। यानी कि जो डॉक्टर्स हैं वो एक प्रोसेस फॉलो करते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, उसे CPT यानी कि करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी कहा जाता है। सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी,